पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड या व्यवसाय टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर्स फर्स्ट ईयर के CBT परीक्षा या एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि है टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल्स, जिग्स एंड फिक्सचर के फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया है। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपकी ITI की CBT परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपकी परीक्षा में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से संबंधित किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम जैसे CITS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं, तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता कि एग्जाम में कैसे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपको इस ट्रेड से संबंधित या रिलेटेड और वीडियो देखनी है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट या कोर्सेज में जाकर आप अपने ट्रेड से संबंधित फोल्डर में जाकर इन पर्टिकुलर वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का ट्रेड थ्योरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग द मटेरियल एट द कॉर्नर्स एंड द जॉइंट्स। जोड़ों के कोनों में धातु निकालने के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो चीजल क्या होता है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमूवल के काम में आती है। किसी सरफेस के ऊपर अगर हमें थोड़ी मात्रा में किसी मटेरियल को रिमूव करना है, मतलब हटाना सरफेस के ऊपर से, तो चीजल या छेनी का हम प्रयोग करते हैं। तो मान लो कोई भी ऐसा कोई जोड़ है, हमने कोई 2 पाइपों को आपस में जोड़ा और मान लो कोने पे कुछ लगा हुआ है, कुछ ऐसा पोर्शन जो एक्स्ट्रा, मान लो हमने वेल्डिंग की तो वेल्डिंग का ही पोर्शन है, तो उससे स्क्वायरनेस नहीं आ पाई, तो उससे स्क्वायरनेस को लाने के लिए इस मटेरियल को हम यहाँ से हटाएंगे। तो किसकी हेल्प से हटाएंगे? वो चीजल की हेल्प से हटाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कौन सी चीजल का प्रयोग करेंगे? वो करेंगे हम डायमंड पॉइंट चीजल इज यूज फॉर स्क्वायरिंग द मटेरियल एट द कॉर्नर्स एंड द जॉइंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लैमेबल एंड रनिंग द लिक्विड फायर। ज्वलनशील बहने वाली तरल आग के लिए कौन सी जो अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनका किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऐसी कोई आग है जो कि लिक्विड पेट्रोलियम है, ऑयल से लगी है और फैली हुई है, तो ऐसी आग को बुझाने के लिए हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं या अग्निशामक यंत्र जो यूज करते हैं वो करते हैं हम फोम एक्सटिंग्विशर। राइट आंसर इज ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द लेथ चक इज माउंटेड। लेथ चक कहाँ लगाया जाता है? तो आपने देखा होगा कि लेथ मशीन देखी होगी, उसमें एक हेड स्ट्रोक होता है, एक टेल स्ट्रोक होता है। तो हेड स्ट्रोक में अपना स्पिंडल अटैच किया जाता है, उसमें चक होता है और चक के अंदर स्पिंडल नोज होती है, वहाँ पर माउंट होता है वो। तो स्पिंडल नोज इज द लेथ चक इज माउंटेड। तो लेथ चक है वो स्पिंडल नोज में लगाया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द चीजल। चित्र में दिखाई गई चीजल या छेनी का नाम क्या है? तो आप चित्र में जो छेनी देख पा रहे हैं वो हमारी वेब चीजल या वेब छेनी। तो डिफरेंट प्रकार के आपने चीजल्स क्लास में पढ़ी होगी, तो उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारी वेब चीजल्स। तो साथ ही मैं इतना मानकर चल रहा हूँ कि आप थ्योरी को अपनी क्लास में अपने इंस्ट्रक्टर से या सेल्फ स्टडी से आप पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर बताते चलूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तथा एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अच्छे से पढ़कर चले जाते हैं, तो आप ITI की CBT परीक्षा में आसानी से पास हो सकते हैं। क्योंकि ITI की CBT परीक्षा में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF को डाउनलोड करना है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप इजीली वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज टू मूव द कैरिज ऑफ द लेथ। लेथ के कैरिज को स्थानांतरित या मूव करने के लिए किस मैकेनिज्म या किस प्रयुक्त तंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपने लेथ मशीन देखी होगी, उसके ऊपर एक कैरिज होता है, एक पार्ट का नाम होता है ये। तो उसको मूव करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म हम इस्तेमाल में लेते हैं? तो ये हम लेते हैं रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म इज मेनली यूज टू मूव द कैरिज
on the lathe. Right answer is option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिलिंग वर्किंग प्रोसेस एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाया गया मिलिंग कार्य क्रिया दिखाई गई है। तो अब जो चित्र में जो मिलिंग मशीन दिखाई गई है, सॉरी मिलिंग का एक वर्किंग प्रोसेस आपको दिखाया गया कि जो मिलिंग के द्वारा कौन सा कार्य या कौन सी ऑपरेशन है वो की जा रही है। तो ये ऑपरेशन कहलाती है हमारी स्ट्रेडल मिलिंग वर्किंग ऑपरेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज टू क्लासीफाई द प्लेन कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील को वर्गीकृत करने के लिए कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है। प्लेन कार्बन स्टील को वर्गीकृत या क्लासीफाई करने के लिए हम जो कार्बन एलिमेंट या कार्बन तत्व होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य होता है टू रिलीज द इंटरनल स्ट्रेस, जो आंतरिक प्रतिच्छेदों को हटाना। तो ये एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है एनीलिंग। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है कि कई बार क्या होता है कि जिस भी किसी ऑब्जेक्ट की जब हम मशीनिंग करते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग बोरिंग कुछ भी कोई भी ऑपरेशन हो रही हो, तो उसके कारण क्या है कि टूल की वजह से जैसे उसके ऊपर दाब पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण क्या होता है इंटरनल स्ट्रेसेस है वो डेवलप हो जाती है। तो उन इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाने के लिए, इंटरनल दाब को हटाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, एनीलिंग प्रोसेस करते हैं। एक हार्ड ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द इंजर्ड पर्सन। किसी घायल व्यक्ति के जो खून है उसको कैसे रोका जाए। तो मान लो किसी व्यक्ति को, किसी ऑपरेटर को वर्कशॉप के अंदर किसी कारणवश अगर कोई चोट लग जाती है और उसे उसका खून निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जहाँ से खून निकल रहा है उस पॉइंट को या उस घाव को वहाँ से प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, दबाव डालना है ताकि ब्लीडिंग ना हो। अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आप फर्स्ट एड देकर उसको हॉस्पिटल में जमा करा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट एक तरीके से जो पहली जो ऑपरेशन आपको करने, अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है और खून बह रहा है तो उस घाव को हमें अप्लाई करना है प्रेशर के साथ में, मतलब दबाना एक तरीके से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कम अंडर द मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये जो मैकेनिकल जो हैजार्ड्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स होते हैं, ये होता है अनगार्डेड मशीनरी, असुरक्षित मशीनरी। कोई सेफ्टी वगैरह यूज ना की हो। मान लो हर मशीन के ऊपर जब भी हम कार्य करते हो तो पीपीज पहनकर कार्य करते हैं। जितने भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जो सुरक्षा के उपकरण होते हैं, उनको पहनकर हमें कार्य करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि हमें चोट लगने का खतरा रहता है। तो ये क्या आते हैं, अगर अनगार्डेड मशीनरी है तो मतलब हम एक ऐसी ऑपरेशन कर रहे हैं जिससे चिप्स बाहर निकल रही है, तो वो चिप्स हमारी आंखों में जा सकती है। तो हमें हमेशा गॉगल्स पहनने चाहिए और उसको कवर्ड भी रखना चाहिए। मशीनरी का आपने देखा होगा एक तरीके से शटर होता है, उसको जब वो ड्यूरिंग ऑपरेशन वो बंद करना देना चाहिए, जब भी टूल चेंज करते हो तो उसको खोल देना चाहिए। तो ये इस चीज़ों से हम एक तरीके से बचाव कर सकते हैं। तो किसी मशीन के ऊपर कोई सेफ्टी ना हो तो वो किस के अंतर्गत आती है, वो आती है मैकेनिकल हैजार्ड्स या मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सॉफ्ट मेटल पार्टिकल ट्रैप्ड इन द पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील एंड व्हाट इज कॉल्ड। जो ग्राइंडिंग जो व्हील के जो छिद्र में जो मुलायम कण है वो फंस जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं। तो आपने ग्राइंडिंग व्हील देखा होगा जिसके द्वारा हम ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील के छिद्रों में जो मुलायम धातु के जो कण होते हैं वो फंस जाते हैं, जिसके हम जिस टूल की या जिस वर्क पीस की हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो ग्राइंडिंग व्हील में जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर वो घुस जाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लोडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द टेम्परिंग प्रोसेस कैरिड आउट इन स्टील। इस्पात में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो इस्पात के अंदर जो टेम्परिंग प्रोसेस या प्रक्रिया की जाती है वो की जाती है टू रेगुलेट द हार्डनेस एंड द टफनेस, कठोरता और चिमड़पन को कंट्रोल करने के लिए या नियमित या रेगुलेट करने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल डिसमाउंटिंग ऑफ ए लेथ चक फ्रॉम द थ्रेडेड स्पिंडल नोच व्हाट टू डू फर्स्ट। तो थ्रेडेड स्पिंडल नोच के एक लेथ चक का जो डिसमेंटिंग के दौरान, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। तो जब भी हम डिसमाउंटिंग करते हैं लेथ के चक को फ्रॉम द स्पिंडल नोच को एक तरीके से
तो थ्रेडेड होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉक द गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स उसको लॉक करना है ताकि उसके अंदर कोई मोमेंट ना आए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि हम डिसमेंटल कर नहीं पाएंगे अगर वो, उससे क्या है कि रोटेट रहेगा, वो घूमता रहेगा। तो सबसे पहले हमें उसकी मोशन को कंट्रोल में करना है, तो वो हम कर सकते हैं जो बैक गियर है उसको लॉक कर कर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द टैप ड्रिल साइज टू बी कैलकुलेटेड। टैप ड्रिल आकार की गणना क्यों की जाती है? तो टैप ड्रिल आकार की जो गणना की जाती है वो की जाती है टू मेंटेन द सफिशिएंट मटेरियल टू टेप, टेप के लिए पर्याप्त सामग्री बनाए रखने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्सट्रीम परमिजिबल साइज विद इन दैट द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक। ऑपरेटर से अपेक्षित अत्यंत जो अनुमेय साइज बनाने के लिए क्या टर्म का उपयोग किया जाता है? तो आपको कोई मान लो वर्क पीस डिजाइन करना है या तैयार करना है मशीन के ऊपर, तो उसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग होती है कि हमें इसकी मान लो लेंथ इतनी चाहिए, ब्रेड्थ इतनी चाहिए, हाइट इतनी चाहिए, तो कोई भी एक प्रकार का उसका साइज हो सकता है। तो ऑपरेटर को क्या करना है, उसी साइज़ में उस चीज़ को तैयार करना है। तो उसमें एक टॉलरेंस भी दी जाती है, एक लिमिट का साइज़ तो रहता ही है। इसमें एक अपर टॉलरेंस होती है, एक लोअर टॉलरेंस होती है। वो टॉलरेंस क्या है कि मान लो उसका डाया हम बना रहे हैं, हम मान लो उसकी लेंथ आप समझ रही है, लेंथ उसकी मान लो 100 mm है, तो उसकी अपर लिमिट हो सकती है, मान लो हमने मार्जिन दिया तो हम अपर लिमिट ये बना सकते हैं। तो लोअर लिमिट क्या होगी, -0.5 हो जाएगा उस 100 में से। इस तरीके से उसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ द साइज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज रॉन्ग मेथड टू रिमूव द चिप्स फ्रॉम द लेथ। लेथ से चिप्स को हटाने के लिए कौन सा गलत तरीका है? तो जब भी हम लेथ के ऊपर कोई मशीनिंग ऑपरेशंस करते हैं, कोई भी ऑपरेशन, चाहे टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हो चाहे अन्य ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसमें करते हैं क्या है कि हम टूल से क्या करते हैं, मटेरियल का जो भी ऑब्जेक्ट तैयार कर रहे हो उसे, उसका मटेरियल रिमूव किया जाता है। तो जब भी हम टूल की हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट का मटेरियल रिमूव करते हैं तो उससे चिप्स निकलती है। अगर उन चिप्स को हम अपने नेक्ड हैंड से या एक तरीके से बेयर हैंड से, नंगे हाथ से, मतलब बिना ग्लव्स को पहने अगर उनको उठाते हैं तो वो पतली पतली स्ट्रिप्स होती है, हमारी हाथों में लग सकती है, उसके कारण हमें चोट लग सकती है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो हम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लव्स पहनकर उनको उठा सकते हैं, कन्वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या चिप ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने हाथों से उनको नहीं उठाना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। चित्र में दिखाए गए रेती के जो चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो आपसे जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई टूल दे दिया जाता है और टूल में किसी भी पार्ट को एक्स से इंडिकेट कर देता है और पूछता है कि इस पार्ट का नाम बताइए। तो आपको क्या करना है, सभी पार्ट्स के नाम पता होने चाहिए। तो मैं आपको रेती का इसका एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें पार्ट्स नेम आपको दिख जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके डिफरेंट पार्ट्स। तो ये तो होगी हमारी फाइल की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं फाइल की लेंथ। ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट या टिप, और इस तरफ जो वाइट दिख रहा है उसको बोलते हैं एज, और जो ऊपर का जो ब्लैक कलर दिखता है उसको बोलते हैं फेस। ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको ये हील हो गया, ये आपको जो गोलाई में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं शोल्डर, ये हमारा हैंडल हो गया, और शोल्डर के ऊपर ही एक फेरोल होती है और इस गोले वाले हिस्सों को बोलते हैं टैंग। तो इनके सभी कंपोनेंट्स के नाम आप याद कर सकते हैं और आपको करने हैं, क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स पार्ट से इंडिकेट किया गया था उस डायग्राम में, तो वो किया गया था फेरोल। तो ये सभी पार्ट्स के नाम, इनके आपको नाम याद रखने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स पार्ट क्या हमारा फेरोल है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द अब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर द रफ वर्क ग्राइंडिंग। रफ वर्क ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव से बने व्हील का प्रयोग किया जाता है? तो ये हम करते हैं कोरेंडम। तो कोरेंडम टाइप ऑफ द अब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर द रफ वर्किंग ग्राइंडिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर स्केल। चित्र में दिखाए गए वर्नियर जो कैलिपर है उसका जो पाठ्यांकन क्या होगा?
तो आप देखिए इसमें एक मेन स्केल होता है, ऊपर वाला जैसे मेन स्केल है, नीचे वाला वर्नियर स्केल है। तो कहाँ पर मिल रहे हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल? वो मिल रहे हैं 20 पर। और लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का? वो होता है 0.02 मिलीमीटर। तो पहले हम क्या बात करते हैं, जो ऊपर वाला जो मेन स्केल है, मेन स्केल पर रीडिंग आपको कितनी दिख रही है? 35, जो मैंने एरो दिखाया है, क्योंकि 0 हमारा 35 से आगे की तरफ है। तो 35 तो ये हो ही गया। प्लस में क्या करना है, कितने पे कोइंसाइड कर रहा है? 20 पे कोइंसाइड कर रहा है। तो 20 इंटू जो उसका लिस्ट काउंट होता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा 35.40। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए 35.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द मिलिंग मशीन? निम्नलिखित में से कौन सा मिलिंग मशीन का भाग है? तो मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा अभी मिलिंग मशीन के, और मिलिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के सभी के नाम आपको याद रखने। कोई भी पार्ट्स आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर पार्ट पूछा गया है। तो मिलिंग मशीन का कौन सा पार्ट होता है? वो होता है कॉलम। लेकिन कई बार क्या करता है, आपको मशीन दे देगा, मशीन में किसी भी पार्ट को एक्स से इंडिकेट कर देगा और उस पार्ट का आपसे नाम पूछ लेगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ये है मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन में क्या हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया जो कि वहाँ पर पूछा गया, नीचे वाला बेस हो गया, नी हो गया, सैडल हो गया, वर्क टेबल हो गया जिस पर वर्क पीस को रखा जाता है, ये हमारी आर्बर है, ये ब्रेस है, ये हमारा ओवर हैंगिंग आर्म हो गया, ये स्पिंडल हो गया जिसके ऊपर आर्बर लगी होती है। तो इस प्रकार आपको सभी कंपोनेंट्स के नाम याद रखने, एग्जामिनर आपसे किसी भी कंपोनेंट का नाम पूछ सकता है। तो जैसा कि पार्ट्स का नाम है कॉलम, बाकी कोई कॉलम इसके नहीं होते, मिलिंग मशीन के कोई पार्ट के नेम नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पिच ऑफ द कोर्स नर्लिंग? जो कोर्स नर्लिंग की जो पिच होती है क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल पतला, मीडियम साइज़ का या मोटा साइज़ का। तो 3 प्रकार की नर्लिंग की जाती है। अगर पतली नर्लिंग करने है, बिल्कुल ही पतली, तो उसको हम बोलते हैं फाइन नर्लिंग। तो इसका जो साइज़ रहता है वो रहता है 0.5 या 0.75 मिलीमीटर। ये सभी क्या है डायमेंशन मिलीमीटर में। अगर मीडियम की बात कर रहे हैं, मतलब बीच की नर्लिंग की जा रही है, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, तो ये होता है 1 और 1.25 मिलीमीटर। अगर कोर्स मतलब जो मोटा दाने होते हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, उसकी नर्लिंग की जा रही है तो वो होता है 1.75, 2 और 2.5। ये सभी डायमेंशन किस में? मिलीमीटर में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पूछा गया है वो कोर्स का पूछा गया है। तो कोर्स में भी 2 है, 3 है, 1.75, 2 और 2.5। तो जो ऑप्शन में 2 दिया गया है वो 1.75 दिया गया है। अगर ऑप्शन में होते तो वो भी राइट होते। तो आपको सभी के याद रखने। फाइन के लिए, फाइन नर्लिंग क्यों की जाती है? नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि जो टूल की जो ग्रिपिंग हो वो अच्छे से हो। मान लो आप वर्नियर कैलिपर की बात या उसकी माइक्रोमीटर की आप बात कर लो, माइक्रोमीटर में जो रैचेट होता है उसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। वो क्यों की जाती है? क्योंकि मान लो एक जनरली जो ऑपरेटर होता है जब रीडिंग नोट करता है तो उसके हाथ है ऑयल वगैरह है, किसी ग्रीस वगैरह है, किसी भी मटेरियल के मानो उसके सने हुए हैं, तो उससे क्या होगा, जब उसकी जो टाइट करेगा तो उसको प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं होगी। तो मतलब नर्लिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए ही उसको मटेरियल के ऊपर नर्लिंग की जाती है। तो नर्लिंग भी 3 प्रकार की होती है, एक कोर्स नर्लिंग, मीडियम नर्लिंग और फाइन नर्लिंग। तो साइज़ मैंने आपको बता दी, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ द बिन फॉर द वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन? रद्दी कागजों को अलग करने के लिए जो बिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है? तो आपने डिफरेंट प्रकार के बिन्स देखे होंगे, उनके जो कलर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक होता है ग्रीन कलर का बिन। तो ग्रीन कलर के बिन में क्या आते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल या वेट वेस्ट होता है, मतलब जो गीला वेस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। उसमें होता क्या है, जैसे किचन का जो वेस्ट होता है या फूड या वेजिटेबल हमने पील ऑफ किए, मतलब छिले हैं, कोई गार्डन की वेस्ट है जैसे घास वगैरह है, तो ये सब किसके आते हैं, ये वेट वेस्ट कहलाते हैं या बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ग्रीन कलर का होता है। सेकेंडली होता है ब्लू कलर। ब्लू कलर में क्या आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आइटम होते हैं या ड्राई वेस्ट जैसे हम कहते हैं, जिसको हम रिसाइकल कर सके, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, तो ये ब्लू कलर के बिन के अंदर डालनी है। तो ब्लैक कलर का जो बिन होता है वो रहता है हैजार्डियस वेस्ट या ई वेस्ट, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जैसे बैटरी है,
या फिर कोई केमिकल है, कोई मेडिसिन्स है, इस तरीके के जो किस में डाले जाते हैं, हैजार्डस वेस्ट या ई वेस्ट, वो ब्लैक कलर के बिन में डाले जाते हैं। अगर रेड कलर के बिन की बात करता हूँ तो उसमें आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आता है, जैसे कॉटन है, बैंडेज है, सिरिंज है, जो कि हॉस्पिटल में यूज की जाती है, तो वो रेड कलर के बिन में आपको डालनी है। एक होता है येलो कलर का, तो वो होता है जैसे उसके जो प्लास्टिक या कोई भी प्लास्टिक से रिलेटेड कोई वेस्ट हो तो वो येलो कलर के बिन में डाले जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली पूछा गया है कि जो वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन है, रद्दी कागजों को अलग करने के लिए कौन से बिन का जो प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट, ये जाता है ब्लू कलर में, नीले कलर में। तो इसमें पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास आदि आते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द सेंटर लेथ मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित सेंटर लेथ का जो विनिर्देश किया है, तो ये लेथ मशीन। लेथ मशीन में ये हो गया हमारा हेड स्टॉक, ये हो गया टेल स्टॉक। तो हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की जो दूरी होती है वो एक्स से इंडिकेट की गई है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इस मशीन पर उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो बड़ा साइज़ है वो नहीं आ पाएगा इसके अंदर, जो भी हम टूल की हमें मशीनिंग करनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो है लेंथ बिटवीन द टू सेंटर्स। तो दोनों ही तरीके से आप कह सकते हो। लेंथ बिटवीन द टू सेंटर्स का मतलब है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की जो दूरी होती है। तो मैं आपको इनके कंपोनेंट्स के नाम और दिखा देता हूँ। जनरली क्या करता है, लेथ मशीन का कोई भी जो कंपोनेंट है उसका भी आपसे नाम पूछ सकता है, किसी भी पार्ट को एक्स से इंडिकेट कर देगा और पूछ लेगा कि इसके नाम बताइए। तो आप ये कह सकते हो, जैसे यहाँ पर है हेड स्टॉक स्पिंडल नोज से टेल स्टॉक जो स्पिंडल नोज है, तो हेड स्टॉक की जो नोज होगी और टेल स्टॉक की जो नोज होगी उसके बीच की जो दूरी है वो एक्स है। या मैक्सिमम लेंथ ऑफ जॉब दैट कैन बी टर्न, अगर हमें टर्निंग करनी है किसी भी जॉब की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितना तक वो आ सकता है, उसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी है। तो मैं आपको इमेज और दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमारे पार्ट्स नेम ऑफ लेथ मशीन। तो ये जितने भी आप पार्ट्स देख पा रहे हैं सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको सभी को मेमोराइज़ करना है, याद करना है, और ये प्रैक्टिस से ही याद हो पाएंगे। जितना आप बार बार रिवीजन करेंगे याद आराम से हो जाएंगे। इसके लिए आप, क्योंकि एग्जामिनर क्या है कि किसी भी कंपोनेंट्स का इंडिकेट कर देगा एक्स से और पूछ लेगा कि इस पार्ट का नाम बताइए, तो आपको सभी के नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया लेंथ बिटवीन द सेंटर्स। सेंटर्स का मतलब हो गया हेड स्टॉक स्पिंडल नोज से टेल स्टॉक स्पिंडल नोज के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मिलिंग कटर एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए मिलिंग कटर का नाम क्या है। तो चित्र में जो देख पा रहे हैं मिलिंग कटर, वो है हमारा सेल मिलिंग कटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। यह चिन्ह क्या दर्शाता है। जो आपको एक डायग्राम में एक सिंबल दिखाया गया है, तो ये सिंबल जो दर्शाता है हेक्सागोनल शेप में है। इसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया ऑक्टागन, मतलब इसकी 8 साइड है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टा। जैसे 6 को बोलते हैं हेक्सागन, 7 को हेप्टागन, 8 को ऑक्टागन। ये पॉलीगन होती है जिसकी 8 साइड होती है। तो ये साइन किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है गिव वे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंडिकेट द फिगर। चित्र में क्या संकेत है। तो आपको एक सिंबल दिखाया गया है चित्र में, तो उसको सिंबल को देखकर बताना है कि किस चीज़ के लिए सिंबल है। तो ये है ग्रेड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, जो उसके लिए सिंबल है ये, कि ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा ग्रेड यूज किया जाता है उसकी ग्रेडिंग को बताने के लिए। तो अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विच अब्रेसिव इज यूज मोस्टली फॉर ग्राइंडिंग ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली धातु को ग्राइंडिंग करने के लिए ज़्यादातर किस अब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी किसी मटेरियल के अंदर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तो उसकी अगर ग्राइंडिंग करनी है तो उसके लिए जो अब्रेसिव चाहिए वो चाहिए हमें सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड इज ए अब्रेसिव दैट इज यूज मोस्टली फॉर ग्राइंडिंग ऑफ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। तो ग्रेड के अनुसार जो ग्राइंडिंग व्हील है वो कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं। तो ग्रेड के अनुसार जो ग्राइंडिंग व्हील की जो पोजीशन होती है या रेंज होती है वो होती है ए से लेकर जेड तक।
जो अल्फ़ाबेट होते हैं ए से जेड के लिए। अगर सॉफ्ट की बात करी जाए तो होते ए से एच तक, ए टू एच होता है सॉफ्ट। अगर मीडियम की बात की जाए तो होते आई से लेकर पी तक। अगर हार्ड की बात की जाए तो वो होता है क्यू से लेकर डब्ल्यू तक। और वेरी हार्ड की बात की जाए तो एक्स टू जेड। तो ये होती है हमारी रेंज होती है ग्राइंडिंग व्हील की अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड। तो ए से जेड तक होता है, ए से जेड तक होता है ये सॉफ्ट के लिए, ये हो गया हमारा मीडियम के लिए, ये हार्ड के लिए और ये वेरी हार्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टर्म मार्क एज एक्स। चित्र में चिन्हित जो भाग है, जो एक्स है, उसका नाम बताइए, उसका नाम क्या है। तो ये लिमिट एंड फिट के सवाल है। तो ये इसमें होल है, सॉफ्ट है और एक्स पार्ट पूछा गया है कि जो एक्स क्या है। तो ये हमारा इंटरफेरेंस फिट है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मिलिंग ऑपरेशन द कटर रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ फीड। उस मिलिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है कि जब कटर की घूमने की दिशा वर्क फीड की दिशा में होती है, मतलब दोनों की जो डायरेक्शंस होती है वो सेम हो, मिलिंग कटर की और जो फीडर की, जो फीड की जा रही है उसकी भी डायरेक्शन सेम हो। तो ऐसी मिलिंग मशीन को बोलते हैं हम एंड मिलिंग मशीन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ रेफर्ड एज ए गोल्डन आवर पीरियड। सुनहरे जो घंटे का जो समय है वो किसको संदर्भित करता है। मान लो किसी वर्क ऑपरेटर को या कोई भी व्यक्ति वर्कशॉप के अंदर काम कर रहा है, उसको अगर चोट लग जाती है और गहरी चोट लग जाती है तो जो फर्स्ट एड देकर, तुरंत फर्स्ट एड देकर जो फर्स्ट जो 30 मिनट होती है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। उसको हमें हॉस्पिटल में हर हाल में जमा कराना ही कराना है, भर्ती कराना ही कराना है। तो उसको तो पहले जो 30 मिनट होते हैं कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के, तो वो पहले जो 30 मिनट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो से वो कहा जाता है गोल्डन पीरियड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद से पहले 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल द हैंड फाइल आर मेड ऑफ। हैंड फाइल है वो किस सामग्री की बनी होती है। तो आपने देखा होगा कि जो फाइलें होती है या रेती होती है वो किस मेटल की बनी होती है। तो वो बनी होती है हाई कार्बन स्टील की या उच्च कार्बन स्टील की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ टू मच साइड रिलीफ इन पार्टिंग टूल। यदि पार्टिंग टूल में बहुत अधिक साइड रिलीफ है तो ये क्या होगा। यदि पार्टिंग टूल में बहुत अधिक साइड रिलीफ है तो ये होगा वीकन टू द टूल, जो औजार है वो कमज़ोर होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। तो ये क्या है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में जो एक्स पार्ट इंडिकेट किया गया ये हमारी अनव्हील है। तो इसके भी मैं कंपोनेंट्स के नाम दिखा देता हूँ। ऐसे आपको एक पिक्चर देगा तो उसमें पूछे लेगा कि किसी भी पार्ट को एक्स से इंडिकेट करके कि इसका नाम बताइए। तो ये हमारे माइक्रोमीटर के पार्ट्स, जैसा कि यहाँ पर एक्स को पूछा गया तो एक्स हो गया अनव्हील। तो ये हमारा स्पिंडल हो गया। और अनव्हील और स्पिंडल के बीच में ही कोई जो पीस है जिसकी हमें आउटर डायमेंशंस मेजर करनी है, थिकनेस मेजर करनी है, तो उसको बोलते हैं मेजरिंग फेस। ये हमारी इंडेक्सिंग लाइन होगी, थिम्बल स्केल हो गया, लोट नट हो गया, फ्रेम हो गया, ये पीछे थिम्बल हो गया, ये पीछे रेचेट हो गया। ये के ऊपर जो आप देख पा रहे लाइन नीचे को बोलते हैं नर्लिंग, क्योंकि प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए की जाती है ताकि हमारा जो हाथ है वो फिसले ना जब इसको हम टाइट करें, तो इसलिए नर्लिंग की जाती है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स के नाम आपसे किसी का भी नाम पूछ सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर एक्स हो गया हमारा अनव्हील। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फास्टेस्ट क्वेंचिंग मटेरियल यूज इन द हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार में सबसे तेज़ी से ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऊष्मा उपचार में सबसे तेज़ी से ठंडा करने के लिए हम जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है या ब्राइन जो घोल होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेंचिंग प्रोसेस होती है जब भी कोई हीट ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड प्रोसेस होती है, किसी भी मटेरियल को हमें बहुत ही जल्दी एकदम ठंडा करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बॉडी मटेरियल फॉर द बेंच वाइस। बेंच वाइस की जो बॉडी है वो किस पदार्थ की बनी होती है। तो बेंच वाइस वो किस मटेरियल का, किस पदार्थ का बना होता है। तो ये बना होता है CI या कास्ट आयरन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द रॉन्ग मेथड फॉर चेंजिंग द RPM इन द लेथ। खराद में RPM को बदलने का कौन सा
तरीका गलत है। तो आरपीएम होती है रिवॉल्यूशन पर मिनट। जब भी हम लेथ मशीन को ऑपरेट करते हैं, लेथ मशीन को खराद मशीन बोला जाता है, तो खराद मशीन में आरपीएम को बदलने का जो तरीका होता है वो गलत कब होता है? वो होता है आइडियल पोजीशन में, निष्क्रिय स्थिति में आप अगर उसके आरपीएम को चेंज कर रहे हैं तो गलत माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है? तो आप जो चित्र में जो टूल देख पा रहे हैं ये हमारा इंटरनल रिसेसिंग टूल है, यांत्रिक रिसेसिंग टूल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये थे साथियों 38 क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है? तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी या घनत्व। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम बोलते हैं डेंसिटी या घनत्व। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? तो इसके दो तरीके। पहला तरीका है कि जो भी आपको ऑप्शन दिया गया है उसी नंबर को उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे जहाँ पे भी आपको 5 to 9 आंसर मिले वो आपका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका होता है जिस मेथड से ये निकाले जाते हैं। तो इस मेथड क्या होगा? 5 to 9, इसमें पेयर बनता है, युग्म बनता है, एक 29 का पेयर हो जाएगा, इसके आगे 0 लगा देंगे, पेयर कंप्लीट। अब जाएगा ये 2 पे, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 3 9, वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1, माइनस करेंगे तो ऊपर से पेयर ही नीचे उतरता है। अब इसमें इसको ऐड किया जाता है, ये हो जाएगा 4। अब कितने पे जाएगा? 3 पे। जब 43 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो पावर का फार्मूला होता है, शक्ति का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। जो वर्क अपॉन टाइम उसको हम बोलते हैं पावर या शक्ति। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट। उष्मा की जो एसआई इकाई है वो क्या है? तो उष्मा की या हीट की जो एसआई इकाई होती है वो होती जूल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है? तो धारा को किस में मापते हैं हम? उसमें मापते हैं एम्पियर में। तो यूनिट ऑफ द करंट या धारा की इकाई होती है एम्पियर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है वो होती 1। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये थे 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो ये हथौड़ा है, हैमर है, लेकिन हैमर और हथौड़े भी बहुत से प्रकार के होते हैं। तो उनके जो हेड्स होते हैं उनको देखकर आप पहचान कर सकते हैं किस प्रकार का हथौड़ा है। उनके पर्पज़ भी अलग अलग होते हैं। तो आप चित्र में जो देख पा रहे हैं वो हथौड़ा है हमारा बॉल पिन हैमर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो 2 तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। तो आप जो चित्र में जो सेट स्क्वायर देख पा रहे हैं ये हमारा 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो आपको एक कन्वेंशनल सिंबल दिया गया, आपको बताने के किस लिए यूज किया जाता है। तो आर्किटेक्चर जब भी कोई नक्शा बनाता है, कोई ड्राइंग बनाता है, तो उसमें करता क्या है कि कहाँ पर किस मटेरियल का यूज किया गया है, कि कहाँ पर पानी का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर कंक्रीट का, कहाँ पर स्टील का। तो डिफरेंट जो भी मटेरियल मकान को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो ड्राइंग में उनको चीज़ों को बनाता नहीं, कहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ पर स्टील का, कहाँ पर ग्लास का। तो वो उनके सिंबल्स जनरेट कर देता है, वहाँ पर बना देता है। तो जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उन सिंबल्स को या ड्राइंग को पढ़ता है तो उन सिंबल की हेल्प से समझ जाता है कि यहाँ पर किस मटेरियल का, किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। जैसे ये सिंबल किसके लिए होता है? ये होता है पानी या वाटर के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइन बी। लाइन बी को पहचानिए। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि आपको एक डायमेंशन दी गई है। जैसे ये लाइन बी है, दोनों तरफ एरो है, यहाँ पर एक तरफ लगाना भूल गया। ये एरो क्लोज होते हैं, 1:3 में मेंटेन किए जाते हैं एरो को। इसके ऊपर जो डायमेंशन है उसका साइज ऊपर लिखा गया है। तो बी क्या है? हमारी डायमेंशन लाइन है या फिर आयाम रेखा है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। उपकरण का नाम पहचानिए। तो चित्र में जो आप उपकरण देख पा रहे हैं ये भी एक हथौड़ा हैमर है। तो जनरली हथौड़े होते हैं उसका पीछे का हिस्सा
लकड़ी का होता है, ये पूरा ही लकड़ी का बना होता है। तो ऐसे हथौड़े कोई हार्डवुड का बना होता है, तो ऐसे हथौड़े को हम बोलते हैं मैलेट, जो हथौड़ा पूरा ही लकड़ी का बना हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सिंबल्स का यूज़ किया जाता है जनरली ड्राइंग के अंदर। तो ये सिंबल्स किसके लिए? ये है कंक्रीट या ठोस के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये थे 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ ए 3P ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में 3P क्या है? तो कहीं पर भी आपको मान लो कोई सेमिनार लेना है, कहीं पर लेक्चर देना है, कोई, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आपको जिस भी टॉपिक पर बोलना है या सेमिनार देना है, आप उससे रिलेटेड डाटा को तैयार करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन उसको वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो 3P होता है पब्लिक स्पीकिंग का, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। हमें अनुचित पद को पहचानना है। तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वायु, जल और ध्वनि सभी प्रकार के पोल्यूशंस होते हैं, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन या हरित पोल्यूशन कोई पोल्यूशन नहीं होता। तो ये इन सब से भिन्न है या अलग है या इम्प्रॉपर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ कंसिडर टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? कि जो भी हमने मैसेज किया, चाहे वो मेल की फॉर्म में किया हो, चाहे व्हाट्सएप पे किया हो, कहीं पर भी कोई मैसेज हमने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफ़र किया, तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो अगले बंदे ने भी वही समझा है, उसका अर्थ वही समझा है। तो मतलब क्या होगा, सेंडर इज़ पॉजिटिव टुवर्ड द रिसीवर। रिसीवर है वो प्रति एक तरीके से प्रेषक है, सकारात्मक है, मतलब जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं वो वही समझ रहा है। तो ये गुड कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव ग्रीट द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपने ग्राहक को बधाई दी और ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए। तो अब मान लो एज ए रिसेप्शनिस्ट कहीं पर भी काम करते हैं, तो आपके पास कोई कस्टमर आता है, तो कस्टमर को आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग वो अकॉर्डिंग टू द टाइम बोल सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या कैसे मदद कर सकती हूँ। तो ये ग्रीटिंग देकर आप उनको बधाई दे सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ओड वर्ड। हमें विषम शब्द को पहचानना है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जैसे सॉरी, प्लीज़, थैंक्स, जो ये कृपया, धन्यवाद और क्षमा करें, तो ये क्या है, एक विनम्रतापूर्व अभिव्यक्तियाँ हैं, लेकिन पेपर इन सब से अलग है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंशन ऑफ द रैम इज। रैम का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द टेलीफोन लाइन टू ए पीसी। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति या किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो पर्सनल कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडेम का उपयोग करते हैं। तो मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो पीसी से टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर ऑल द डिलीटेड फाइल कैन बी स्टोर्ड। सभी डिलीट की गई जो फाइल है वो कहाँ पर संग्रहित होती है या स्टोर की जाती है? मान लो कोई फाइल आपसे डिलीट हो जाती है, तो डिलीट की हुई फाइल वो कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। अगर मान लो किसी कारणवश आपने गलती से कोई आपसे फाइल डिलीट हुई तो रिसाइकल बिन के अंदर गई, तो रिसाइकल बिन में जाकर हम उस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं और उसकी पोजीशन भी वही रहती है। और एक बार मान लीजिए घटना हो सकती है आपके पास, आपने कोई फाइल और फोल्डर को डिलीट किया, डिलीट करने के बाद वो रिसाइकल बिन में गया, लेकिन आपने रिसाइकल बिन से भी उसको डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट हो गया है, उसको आप रिस्टोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सारी फाइलें जो भी आप डिलीट करते हैं वो कहाँ पर जाती है? रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? तो कंप्यूटर मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सके, जो टेंजिबल हो, और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम छू ना सके, वो नॉन टेंजिबल होता है। तो हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट जैसे कीबोर्ड, माउस है,
मॉनिटरिंग को हम टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर कोई भी ऐप हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर, स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब क्या है? तो स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो यहाँ पर आपसे इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म भी पूछ सकता है या किसी भी एक अल्फ़ाबेट का पूछ सकता है, जैसा कि यहाँ पर एस का पूछा गया। तो एस का मतलब होगा स्पेसिफिक। कंप्लीट फुल फॉर्म होती है इसकी स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गुड वे टू रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है। तो क्या है कि शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, क्या हम चर्चा शुरू कर सकते हैं? तो आप आंसर दे सकते हैं यस लेट स्टार्ट, हाँ शुरू कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेशनल ट्रैवल, इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो आप मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक देश से दूसरे देश पर मूव कर रहे हैं, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बिजली का बिल की कोई आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम सिचुएशन पीपल शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना क्या कहलाता? तो ये कहलाता है इक्वलिटी या समानता। मान लो आप कंपनी में एक मैनेजर, आपके नीचे 4 इंजीनियर है, लेकिन आपने क्या किया, 2 इंजीनियर को ज़्यादा काम दे दिया, 2 को कम दे दिया, या 2 को बिल्कुल दिया ही नहीं। तो ये क्या होगा, अनइक्वलिटी होगी, असमानता होगी। तो हमें क्या करना है, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट काम देना है। तो एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना क्या कहलाता है, इक्वलिटी या फिर समानता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट टू द हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर, सुपरवाइजर, यू शुड यूज, जब आप शिक्षक, परीक्षक और पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारी का अभिनंदन करते हो तो आपको किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो आप मान लो कहीं भी आपके कोई टीचर है, कोई भी जो आपसे सीनियर है, वो आपको मिलते हैं, तो वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। सुबह मिल रहे तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, दोपहर में मिल रहे तो गुड आफ्टरनून कह सकते हो, शाम को मिल रहे तो गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो ये डिपेंड्स करता है टाइम और उसके ऑप्शंस पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से जो हमें सूट करता है वो करता है गुड मॉर्निंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डूज ऑफ द डिस्कशन एडिकेट्स, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही है? तो मान लो आप किसी कोई मीटिंग चल रही है, उस पर किसी टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अब उस टॉपिक पर बोलते हुए जा रहे हैं। तो आपको हो सकता है आपसे बेटर आइडिया किसी दूसरे व्यक्ति के पास हो, तो हमें दूसरे व्यक्ति को भी बोलने का मौका देना है और दूसरों की बात को अच्छे से भी सुनना है। ये चर्चा के शिष्टाचारों में अच्छा माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लिसन टू अदर, दूसरों की बातें सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट ऐप, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो ऑनलाइन पेमेंट ऐप है, जैसे यहाँ पर गूगल नहीं, गूगल है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, या जितनी भी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है, ऐप होती है, तो उनके द्वारा हम पैसों को ट्रांसफ़र कर पाते हैं ऑनलाइन माध्यम से। लेकिन जो इंडिया पे है, ऐसी कोई ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है जिसके द्वारा हम पैसों को भेज सकें। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ कार्य करता हूँ? तो मैं एक वेल्डर हूँ तो मैं जितने भी वेल्डिंग के टूल एंड इक्विपमेंट होंगे उनके साथ कार्य करता हूँ। आई एम ए वेल्डर आई वर्क विद वेल्डिंग टूल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डू नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सूचना सुरक्षा में कौन सा नहीं आता है? अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है तो हमें कभी भी किसी को पासवर्ड वगैरह या कोई भी OTP वगैरह शेयर नहीं करनी चाहिए। कोई ट्रस्टेड जो लिंक आता है उस पर क्लिक ना करें, किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। तो अगर हम किसी के साथ अपना पासवर्ड OTP वगैरह शेयर कर सकते तो अपने फ़ोन को वो हैक कर सकता है, अब तो हमारा जो एक्सेस है उसके पास चला जाता है और हमारे अकाउंट को खाली कर सकता है, हमारी जो ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन उनको भी चुरा सकता है। तो हमें कभी भी हमें पासवर्ड OTP वगैरह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम कैसा होना चाहिए। तो रिज्यूम होता है बायोडाटा या जिसे हम CV भी कहते हैं, कैरिकुलम विटाई भी कहते हैं। तो रिज्यूम हमेशा छोटा और प्रीसाइज होना चाहिए, मतलब छोटा और स्टीक हो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिन इज, पिन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, जो आमने सामने के संचार में जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो कितने % होती है। तो एक स्टैंडर्ड डाटा होता है, जब भी हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो हम जैसे हाथों को हिला रहे हैं, गर्दन को हिला रहे हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मैटर करती है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड होता है इसमें। तो जब भी हम आमने सामने के संचार करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज है हमारी वो 55% काम करती है, और जो टोन ऑफ वॉइस है जो जिसके द्वारा हम बोल रहे हैं वो करती है 38%, और 7% होता है एक्चुअल वर्क अबाउट, जिसके बारे में हम वर्क काम के बारे में बता रहे हैं। तो एक रिसर्च है, रिसर्च के बाद ये डाटा निकल कर आया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ बेस्ट टू आस्क डैश द क्वेश्चन व्हेन आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय प्रश्न पूछना सबसे आवश्यक है। तो मान लो आप कहीं पर लेक्चरर है, कहीं पे टीचर है, पढ़ाते हैं या कोई भी सेमिनार वगैरह लेते हैं, तो आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया, उसको टॉपिक को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद डाउट आपने पूछे, कुछ बच्चों ने पूछे, तो ये होगा क्लोज एंडेड सेशन, ओपन एंड क्लोज एंडेड। तो इट इज़ बेस्ट टू आस्क ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन व्हेन आस्किंग द क्वेश्चन, प्रश्न पूछते समय ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। तो आपको सेंटेंस दिया गया है वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो वी विल गो, क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात हो रही, फ्यूचर के लिए हम विल और शैल यूज करते। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जू में जाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैसिंग या गैसर बाइटिंग नेल्स शोज, नाखून काटने वाला जो हाव भाव है वो क्या दर्शाता है। तो नाखून काटने वाला जो हाव भाव है वो दर्शाता है इनसिक्योरिटी, मतलब हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें घबराहट है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उसके कारण क्या होता है, हम नाखून काटने वाला हाव भाव दर्शाता है इनसिक्योरिटी को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवाची सर्वनाम भरे। तो आपको सेंटेंस दिया गया सी हैज़ हार्ट, तो सी होता है महिला में फीमेल के लिए, तो होता है सी हर हर, तो सी हैज़ हार्ट हर सेल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो साथियों ये था हमारा टूल एंड डाई मेकर, प्रेस टूल, जिग्स एंड फिक्सचर के फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या CBT ITI के CBT एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको ये पेपर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों क्लासमेट को शेयर करें। रिवीजन के लिए अगर PDF को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप इजीली PDF को भी डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।